हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है यूकेपीएससी ए की डेट आ चुकी है और ये एग्ज़ाम आपका 23 अप्रैल 2022 में होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हम पेपर 2 सॉल्व कराने जा रहे हैं। पेपर 1 आपको अमित सर ऑलरेडी सॉल्व करा रहे हैं, जो कि वो अपना पेपर 1 पूरा देख रहे हैं और मैं यहाँ पे पेपर 2 सॉल्व कराऊंगी। तो पैटर्न सेम है लाइक पेपर 1, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 180 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको 3 आवर्स में करने रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है। और ये मैक्सिमम मार्क्स 360 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी वाटर कंटेन्स ऑफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल गैप को फिल करना। ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम 60%, 70%, 75% और 80%। तो यहाँ पे जो आपका सी वाटर होता है वो कितना ऑक्सीजन कंटेन करता है फ्रेश वाटर का? वो आपका होता है 80%। ये आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी। और सी वाटर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिपेंड करता है, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वो किस पे डिपेंड करती है? वो वहाँ के टेम्परेचर, प्रेशर और सैलिनिटी पे डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ पे जो DO होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम टोटल रन ऑफ कैन बी डन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका होता है राइट। और यहाँ पे है 2 लाइन मेथड, ये भी आपका सही है। कर्व एक्सटेंशन मेथड, ये भी आपका सही है। तो है राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो हम लोग सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फाइंड आउट करते हैं वो तीनों ही मेथड का यूज़ करके करते हैं। तीनों ही अलग अलग मेथड हैं जिसको हम लोग यूज़ करके आप बेस फ्लो करते हैं, पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इवापोट्रांसपिरेशन इन अ क्रॉप field surrounded by dry fallow land will be higher than that of surrounded by vegetation due to conduction of heat, oasis effect, cross line effect and convection effect. तो गाइज हेयर राइट आंसर विल बी बी, ओएसिस इफेक्ट होता है जो इवापोरेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इवापोट्रांसपिरेशन, ओएसिस इफेक्ट होता क्या है? इसमें क्या होता है, इवापोरेटिव जो होता है, इवापोरेटिव कूलिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू हीट एडवेक्शन। ड्यू टू हीट एडवेक्शन होता है व्हेन अ सोर्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन एरिड रीजन या एरिड एरिया। तो उसी को क्या बोलते हैं आप? ओएसिस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका यूकेपीएससी का सेम एज इट इज पेपर हमने उठाया है। द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन मीन्स। अब कंजम्पटिव यूज का मतलब, अगर जब भी कंजम्पटिव वर्ड आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। ये टेक्निक है इन्वॉल्व द यूज 2 और मोर सोर्सेस, मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ही सोर्स होंगे, इसलिए यहाँ पे कंजम्पटिव यूज़ लिखा हुआ है। अब इरिगेशन में हम लोग कौन कौन से सोर्स का यूज़ करते हैं कि जो क्रॉप होती है उसकी डिमांड को मीट करने के लिए, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कंबाइंड यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, यूज़ ऑफ वाटर बाय फार्मर्स, यूज़ ऑफ वाटर बाय इरीगेशन बोथ रबी एंड खरी क्रॉप्स, कंबाइंड यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो गाइस हियर राइट आंसर विल बी डी। यहाँ पे हम कंबाइंड यूज देखते हैं सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रावर्स इज एडजस्टेड बाय। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं? बोडिच रूल से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। लेमन्स रूल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ये यूज करते हैं रिड्यूस एरर ऑफ ट्रेंगुलर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो ट्रेंगुलर एरर होती है प्लेन टेबल सर्वे में, उसको रिड्यूस करने के लिए सिम्पसन्स रूल्स आपको पता ही होगा। सिम्पसन्स रूल्स से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? ये वॉल्यूम को, इससे हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। और बोडिच रूल आपका पता ही है, आप क्या करते हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको साथ में लेके आते हैं और ये आपकी क्लोजिंग एरर को यूज़ करते हैं एडजस्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दी क्रॉप गिवन बिलो इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। गाइज यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे नॉट दिया है कि नहीं, या फिर आपने देखा कि हाँ यहाँ पे खरीफ क्रॉप लिखा और राइट आंसर आपने यहाँ पे राइस मार्क कर दिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन नहीं है खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन राइस, मेज, वीट, पीनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। जो वीट है ये आपकी कौन सी क्रॉप होती है? ये आपकी रबी होती है। रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं आपकी? रबी में आपकी आती है बीट,
बार्ले, ओट्स, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, बहुत सारी रबी क्रॉप्स में आती हैं। और आपकी खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स आपकी होती है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन जो अदर 3 ऑप्शन हैं वो आप सबके क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स। तो ये क्या है आपके? राइस, मैज, पीनट, ग्राउंड नट, बाजरा, पल्सेस, ये सारे आपकी खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने गुप्ता लगाई होगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगाई होगी जो सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब में आपको ये सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए ही एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी इज। सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेलोसिटी एट ड्राई वेदर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग, वेलोसिटी एट विच नो अक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन। तो गाइज यहाँ पे हमें राइट आंसर मिल गया है। आपका राइट आंसर क्या है? आपका वेलोसिटी एट विच नो अक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है आपका सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। तो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी वो होती है जहाँ पे नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कॉरिंग हो और पार्टिकल जो है आपका सस्पेंशन में रहे। तो जब पार्टिकल सस्पेंशन में रहेगा तो वही आपकी इफेक्टिव वेलोसिटी होती है, जिससे कि कोई भी क्लॉगिंग नहीं होती है सीवर लाइन में, ड्रेन पाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये भी बहुत ईजी सा देखिए क्वेश्चन है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? इसमें ऑप्शन देख के ही पता चल गया हमारा। यहाँ पे जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है वो आपका क्या होता है? ओजोन। जैसे कि H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, और आपका पैन हो गया। ये सारे आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। और कार्बन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सारे किस में? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब किस में आते हैं? आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट में। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं कंबाइंड विद अदर रिएक्टेंट, वो अदर रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये सारे क्या हो गए आपके? प्राइमरी। ये सब भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे हिंदी में भी पेपर अवेलेबल है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में पेपर को देख सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश में इसको करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। अ मॉडर्न लैंडफिल इज रिक्वायर्ड टू हैव अ लीचेड कलेक्शन सिस्टम, राइट, हैव अ वाटर प्रूफ क्ले और प्लास्टिक लाइनर एट बॉटम, ये भी सही है, सराउंडेड बाय ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। अब मॉडर्न लैंडफिल जो है उसमें लीचेड का प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक लाइनिंग होनी चाहिए बॉटम में, और ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए वेल भी होने चाहिए। तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपेज इंडेंजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ डैम बिल्ट ऑन परवियस सॉइल फाउंडेशन बिकॉज ऑफ पाइपिंग, विच डिपेंड्स अपॉन वॉल्व ऑफ एक्सिक ग्रेडियंट, ये नहीं होगा, हाइट ऑफ डैम, ये भी नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ सीपेज फ्लो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सीपेज फ्लो पे ये डिपेंड करता है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी और इस पर भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? क्वांटिटी ऑफ सीवेज फ्लो। जितना ज़्यादा सीपेज होगा उसी के हिसाब से उसकी पाइपिंग जो है, जो वहाँ पे क्या होता है, परवियस सॉइल होती है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी सीपेज है और सीपेज से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से वहाँ पे जो सॉइल होती है वो हट जाती है और एक पाइपिंग तरीके का फिनोमिना बन जाता है, धीरे धीरे वो क्रिएट हो जाता है जो नीचे फ्लो में। तो उसकी वजह से वहाँ की सॉइल इरोड हो जाती है और वाटर वहाँ से बहने लगता है। तो इरोजन भी हो जाता है, इरोजन भी, क्रैक्स आ जाते हैं रॉक्स में, और भी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। तो जो ये अंडरग्राउंड इरोजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पाइपिंग, जो सॉइल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं ये। इसमें ऑप्शन देखते हैं। एग्रेडिंग, डिग्रेडिंग टाइप, मेंडरिंग, बोथ ए एंड बी। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है बोथ एंड बी। सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मेंडरिंग टाइप। यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क जो हम लोग करते हैं वो हम लोग मेंडरिंग टाइप रिवर्स में करते हैं। इसमें क्या होता है? मेंडरिंग रिवर विल कॉज इरोजन ऑन आउटर कर्व। ये जो ऐसे मेंडर जो एस के कर्व होती है इसमें आउटर साइड में इरोजन होता है और इनर में क्या होता है? इनर साइड में इसमें डिपोजन होता है, जिसकी वजह से ये कर्व इस तरीके से बनते हैं और रिवर ट्रेनिंग वर्क प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग रिक्वायर होती है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मेंडरिंग टाइप। मेंडर टाइप रिवर इस तरीके से आपने देखा भी होगा, रिवर्स ऐसे ऐसे होती हैं, वो शेप ले लेती हैं। तो यहाँ पे सिल्टिंग स्कारिंग की वजह से होता है ये सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साइफन इंस्टॉल्ड ओवर एन ओवरफ्लो स्पिलवे विल decrease its effectiveness, increase its effectiveness, not affect the effectiveness, all of the above। तो अगर हम साइफन इंस्टॉल कर देते हैं ओवर एन ओवरफ्लो स्पिलवे, इट विल इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। तो इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है, ज़्यादा डिस्चार्ज मिलता है, और निगेटिव प्रेशर जो है ओवर द ओवरफ्लो स्पिलवे क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से हमें डिस्चार्ज भी ज़्यादा मिलता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन, रिमूविंग हार्डनेस, रिमूविंग ओडर, रिमूविंग क्रोजिवनेस। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूविंग ओडर। आपका जो ओडर प्रॉब्लम होता है, बदबू की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्योंकि एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे क्या होता है, ओडर को हम लोग रिमूव करते हैं। और भी चीज़ में इसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया टेस्ट और कलर को भी रिमूव करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं। बट हेयर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एल्किनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एट mg पर लीटर इन टर्म्स ऑफ। देखिए इतने इजी क्वेश्चन हैं ये इन्वायरमेंट के। एल्किनिटी को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो है राइट आंसर विल बी ए। अदर ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड रेन्स आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग पोल्यूटेंट। देखिए कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे इजी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर्स में भी मिल जाएंगे, और आपने अगर कभी पेपर सॉल्व भी नहीं किए होंगे तो भी आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एसिड रेन जो होता है ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वजह से होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन की वजह से तो एसिड रेन नहीं होती है, तो यहाँ पे दो में तो ओजोन ही दिख रहा है हमें सीधे सीधे। तो बी में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो राइट आंसर विल बी बी। और यहाँ पे इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड था, इससे रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, ना कि एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज प्री क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन एंड हाइपोक्लोरिनेशन। तो है राइट आंसर विल बी हाइपोक्लोरिनेशन। जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरिनेशन या हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका ClO-। और ये आपका जो ये ट्रीटमेंट करते हैं इसको किस लिए करते हैं हम लोग, रिमूविंग द हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम दी वाटर और वेस्ट वाटर। वाटर और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में हम लोग जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं उसमें हम लोग क्लोरिनेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17। वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स कैन बी एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव, एनी ऑफ द अबव। तो गाइस हियर राइट आंसर विल बी डी। ये आपके एरोबिक एंड एनारोबिक फैकल्टेटिव तीनों टाइप के होते हैं। डेप्थ के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, जैसे कि डेप्थ आपकी बढ़ती जाती है वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं उनका ऑक्सीडेशन उसका कैरेक्टर भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हम डीप डेप्थ में जाते हैं तो अपर में क्या होता है आपका एरोबिक, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क करते हैं, फ्री ऑक्सीजन। और सेकंड ये यहाँ मिडिल की लेयर होती है, उसमें क्या होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। एंड लास्ट जो बॉटम लेयर होती है उसमें क्या होता है एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेस्ट को, जो कि वर्क करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसको ये ब्रेक करके ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकती। तो है राइट आंसर विल बी एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर इन इंडिया इज यूजुअली। तो ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, जो इंडिया में जो भी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीवर में वो क्या होती है आपकी। यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वही सही है आपका। राइट आंसर विल बी ए, 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका हिंदी में भी आपका रूपांतरण अवेलेबल है। 19. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीजन ऑफ ओजोन लेयर। सब नॉन, ये सब आपके एयर पोल्यूटेंट से, एयर पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चैप्टर, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि इस समय जो हमारा एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है। थ्रेट है ऑल ओवर ग्लोबल जो है अर्थ पे जो है एयर जो ये है थ्रेट है
पोल्यूशन का, इसीलिए सारा ये सब ज़्यादा फॉर्म में आ गया है। सारी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पेपर्स में भी, इसीलिए सारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो कि रियल लाइफ में हो रहा है चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीजन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर डिप्लीजन के लिए छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि किस लिए ओजोन लेयर डिप्लीजन होता है। ये आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जिसको CFC बोलते हैं। 70% योगदान इसी का होता है, CFC का। बाकी और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट इसमें जो मेन इसका ज़्यादा योगदान जिसका रहता है हम उसी को काउंटर करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी आपका हाइपोफ्लोरिक कार्बन HFC भी होता है, बट इन सब का जो परसेंटेज है वो एज़ कम्पेयर टू CFC कम होता है। आपका हेलोजेंस भी होते हैं, मेथिल ब्रोमाइड भी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, मेथिल क्लोरोफॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओजोन डिप्लीजन में, बट मेन जो है आपका ये आपका CFC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ डिवाइस टू कंट्रोल SO2 इमिशन, पर्टिकुलेट इमिशन, बोथ A and B, प्रेसिपिटेशन ऑफ AlOH थ्राइस इन वाटर कोगुलेशन। ये आपका कोगुलेशन की उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? आपका पर्टिकुलेट इमिशन। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, डिवाइस होती है, ये जो इंडस्ट्रीज़ में मेनली हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इसको घरों में तो यूज़ करते नहीं हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99% एफिशिएंसी होती है पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलेट इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज़ इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ओडर, पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस। देख लेते हैं क्या। USB पैटर्न ये नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लोज्ड होता है, इसमें फ्लाई न्यूसेंस प्रॉब्लम नहीं होती, जिसको एफ्लो एनारोबिक स्लैश ब्लैंकेट रिएक्टर बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस ये भी आपका क्लोज उसमें होता है, तो इसमें फ्लाई ओडर न्यूसेंस प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रिकलिंग फिल्टर में ये प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। ट्रिकलिंग फिल्टर में देखा गया है कि जो फ्लाई न्यूसेंस होता है, बदबू की प्रॉब्लम होती, पॉन्डिंग होती, ये सारी ट्रिकलिंग फिल्टर में आती है। किसकी वजह से आती है? जब आपका प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पाता या फिर फ़िल्टर बेड जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, तो क्लॉगिंग हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे पानी रुकने लगता है, वो सही से हो नहीं पाता, बदबू आने लगती है, और बदबू आती है तो वहाँ पे फ्लाई न्यूसेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। स्टेबलाइजेशन पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता है इतना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इवापोट्रांसपिरेशन इज कन्फाइंड टू। इवापोट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करते हैं ये भी क्वेश्चन आया है, इसको हम लेसीज मीटर से करते हैं फाइंड आउट। और यहाँ पे पूछा गया कन्फाइंड टू डे लाइट आवर्स ओनली, नाइट टाइम ओनली, फॉलो लैंड सर्फेसेज ओनली, नन ऑफ दी अबव। तो गाइस जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है ये आपका डे टाइम ओनली और नाइट टाइम ओनली का फिनोमिना नहीं है। ये आपका जो फिनोमिना होता है ये ओवरऑल पूरे दिन का होता है, नीदर अ डे नॉर अ लाइट फिनोमिना, राइट। तो हेयर राइट आंसर विल बी नन ऑफ दी अबव बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूअस फिनोमिना विच कीप्स ऑन गोइंग ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट ग्रेविटी डैम। अब देखिए ग्रेविटी डैम का क्वेश्चन आया है। ग्रेविटी डैम में मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें क्या है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ लो। तो गाइस आपको पता होगा ग्रेविटी डैम की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वही बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो ये तो गलत हो गया आपका। डजन रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड फाउंडेशन। ग्रेविटी डैम में ही आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होता है क्योंकि इसमें सडन फेलियर हो जाता है। और डज नॉट फेल सडनली ये भी गलत है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। तो आपको ये सारे जो ऑप्शन थे वो डायरेक्टली देखने से ही पता चल गए थे कि ये इसमें से कोई भी सही नहीं है फॉर ग्रेविटी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन सीवर इज़ टू अवॉइड। क्या किस पर्पस के लिए हम लोग अवॉइड वेंटिलेशन को यूज़ करते हैं सीवर्स में? देखते हैं। एस्फिक्सिएशन ऑफ सीवर मेंटेनेंस एम्प्लॉयज़, जो कि सांस लेने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये नहीं होगा। ऑडरस गैसेस जो फाउल गैसेस होती हैं उसके लिए। एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ सीवर गैसेस ये भी होगा आपका, एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ सीवर गैसेस और ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन सही हैं। यहाँ पे आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं सीवर्स में जिससे कि कोई भी जो इंसान उसकी साफ़ सफाई करने जाता है या फिर जो एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है या फिर बदबू है दार जो गैसेज हैं उसको से बचने के लिए
और यहाँ पे सीवर में बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जिससे बहुत सी पॉइजनस गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। और इसमें गैसेस जो मेनली रिलीज़ होती है वो H2S होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और ये मीथेन होती है, जो कि बहुत ही फ्लेमेबल क्वालिटी रखती हैं अपने पास। तो इन गैसेस को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और सीवर जो एम्प्लॉय होती है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जो हो जाती है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following method is generally used for design the water distribution system? मैनिंग इक्वेशन, इससे तो हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं। डार्सी-विस्बैच इक्वेशन, इससे भी हम लोग नहीं मेजर करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं है इसका। हार्डी क्रॉस मेथड, तो गाइज यहाँ पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं वो कौन सा मेथड होता है आपका? हार्डी क्रॉस मेथड। यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जनरली यूज फॉर डिजाइन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम लोग एक और मेथड का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप मेथड, राइट। इक्विवेलेंट पाइप मेथड। तो दो मेथड का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वाटर डिज़ाइन करते हैं, क्या डिज़ाइन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हार्डी क्रॉस में क्या होता है, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो कर देते हैं और वो निकल आता है, उसी हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं जब भी हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल कौन सा है देखते हैं। करते तो सभी हैं, इंसिनरेशन भी करते हैं, कंपोस्टिंग भी करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल भी करते हैं, और यहाँ पे लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है, वैसे करते सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट सुटेबल इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंपोस्टिंग। क्योंकि जब हम इंसिनरेशन प्रोसेस करते हैं तो इंसिनरेशन प्रोसेस में बहुत टाइप की गैसेस निकलती हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। एयर पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा इससे जनरेट होते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस में। सैनिटरी लैंडफिल हम लोग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकती है, टेंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या रहता है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका एज सच नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर राइट आंसर विल बी बी। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सीवरेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये तो सही है आपका। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सीवर की। सर्कुलर सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम, ये भी बहुत सही आंसर है इसका। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द सीवर, यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है वो आपका सी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी इसका अनुवाद दिया हुआ है। Which of the following type of valve allows water to flow in one direction but prevents in reverse direction। अब ये वॉल्व के क्वेश्चन है वॉल्व का, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। स्लीज वॉल्व्स, एयर रिलीफ वॉल्व, रिफ्लेक्स वॉल्व, नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पे जो प्रिवेंट करता है फ्लो इन, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में प्रिवेंट करता है और वाटर को अलाउ करता है ओनली वन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स वॉल्व। और इसका एक और नाम है, इसको हम चेक वॉल्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्लीज वॉल है उसको हम लोग वाटर को फ्लो को रेगुलेट करने के लिए गेट पे या फिर सबमिट पॉइंट पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फ्लो को रेगुलेट करता है, टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। और एयर रिलीफ वॉल्व को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर हैमर को। वाटर हैमर जो फिनोमिना होता है वो ना हो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एयर रिलीफ वॉल्व का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स वॉल्व और चेक वॉल्व। और इसको एक नाम से और भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिटर्निंग वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रिड आयरन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या सही है ग्रिड आयरन के लिए, सुटेबल फॉर वेल प्लान टाउन्स एंड सिटी, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्लीज वॉल्व्स, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो, ऑल ऑफ द अबव। तो
तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है, मोस्ट सुटेबल आंसर है, वो आपका हो जाएगा सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड टाउन्स एंड सिटीज़। या राइट आंसर विल बी ए। ग्रिड आयरन एक वेल पैटर्न में जब होता है तो उसी के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं टाउन और सिटीज़ के लिए, और इसमें नंबर ऑफ वॉल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्लीव्स वॉल, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स इसमें क्या होती है, हाई होती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप्स इज कॉमनली यूज टू रेजिस्ट कोरोजन फ्रॉम एस2एस? एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, ग्लेज्ड वायर पाइप, आरसीसी पाइप, नन ऑफ दी अबव। तो आरसीसी पाइप का तो हम लोग बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए? एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से, इसीलिए हम लोग सीवर में यही यूज़ करते हैं। ग्लेज्ड वायर पाइप ये महंगे भी पड़ते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। हाइड्रेटेड लाइम जो बुझा हुआ चूना होता है, जिसको क्या होता है, ये CO, ये चूना है आपका, लाइम है, और H2O, इससे हम रिएक्ट करके क्या ये बन जाता है हाइड्रेटेड लाइम, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाता है। तो इसको हम लोग इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। चूने को बुझाना, जो कि जब साइड पे देखा होगा वर्क चलता है तो उसमें पानी डाल के यूज़ किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। है राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वो बोला है वाइडर ऑन आउटसाइड, बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है। तो यहाँ पे जो स्टार शेप होता है वो ऐसा पैटर्न कुछ बनाता है। इधर बना दे रहे हैं इसको हम, जैसे कि ये आपका है, ये आपके रेज, यहाँ पे ये आपकी एनुलर रिंग्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसा सा पैटर्न दिखता है, मतलब बाहर की तरफ इसमें ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये अंदर जो आपकी पित तक ये बढ़ता जाता है, ये और ज़्यादा मतलब नैरोअर होता जाता है, पूरा कवर तो पूरा करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट शेक। हेयर राइट आंसर विल बी सी, सॉरी स्टार शेक। राइट आंसर विल बी सी। हार्ट शेक में क्या होता है, हार्ट शेक में भी पैटर्न इसका ऐसा ही होता है, जो आपकी ये एनुलर रिंग होती है, जो आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं टिम्बर का, इसमें क्या होता है, ये इसमें जो पित्त के एरिया होता है, पित्त से बाहर की तरफ जाता है, मेडुलरी रेज की तरफ ये जो जाता है, ये इसमें क्या होता है, ये अंदर की तरफ ज़्यादा चौड़ा होता है और बाहर की तरफ ये पतला होता जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट शेक, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। कप शेक में क्या होता है, कप शेक में आपका जो ये रिंग्स होती है उस पर ऐसे ऐसे पैचेस ऐसे ऐसे ये बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कप शेक। और तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टार शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर, सोल्यूबल मिनरल्स। तो गाइज यहाँ पे जो स्मिथ टेस्ट है ये हम लोग परफॉर्म करते हैं सोल्यूबल मिनरल्स को जानने के लिए। किसमें, इसको स्टोन में, इसमें क्या लेते हैं, स्टोन की चिप्स को एक टेस्ट उसमें लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं। तो शेक करने पे क्या होता है, अगर वाटर आपका क्लीन है तो उसमें कोई भी सोल्यूबल मिनरल्स नहीं प्रेजेंट है, और अगर वाटर आपका डर्टी हो जाता है, वो टर्बिड हो जाता है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी होंगी, जब आप शेक करेंगे तो वो आपके नीचे जो है वो जमा हो जाएंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसमें वो जो आपका सोल्यूबल मिनरल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें टेस्ट हम लोग किस लिए परफॉर्म करते हैं, सोल्यूबल मिनरल्स की प्रेजेंस को जानने के लिए करते हैं, किसमें, स्टोन में। एक्सेस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन। एक्सेस सिलिका से क्या होता है, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक, ये नहीं होता है। लॉस ऑफ कोहेजन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका लॉस ऑफ कोहेजन, कोहेजन लॉस हो जाता है एक्सेस सिलिका होने पे, तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कोहेजन लॉस होने से जो ये होती है उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, ब्रिटल ज़्यादा हो जाता है, राइट। एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़,
ये क्वेश्चन देखिए, एक बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका जो ओपीसी होती है, ओपीसी के कंपेयर में जो आपका हाई लूमिनस सीमेंट है वो क्या प्रॉपर्टी रखता है। ऑप्शन देखते हैं, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। तो गाइज इधर जो पहला आंसर है वही सही है आपका, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, हाई इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसका जो हाई इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, हाइयर होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी। ओपीसी का 30 मिनट होता है और इसका कितना होता है, 3 से 4 घंटे होता है, 3 to 4 आवर्स। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो लोअर होता है, क्योंकि ओपीसी का कितना होता है वो 10 घंटे होता है, इसका कितना होता है 5 से 5.5 इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ टाइम फॉर एन एक्टिविटी आर 4 days, 11 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी इज। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इस तरीके का सीपीएम से अगर क्वेश्चन मतलब पेड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम का जो हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है T0 प्लस 4Tm प्लस TP/6। अब इसमें देखिए आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये आपका T0 क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM क्या होता है मोस्ट लाइकली टाइम एंड TP क्या होता है पेसिमिस्टिक टाइम। आपको तीनों चीज़ गिवन है। ये आपका 4 days है और ये आपका हो गया 4 × 11 प्लस TP आपका कितना है 12 डिवाइडेड बाई 6। आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना आ गया, ये आपका ये 11 × 4 क्या होगा 44 प्लस 4 48 प्लस 12 48 और ये 250 60 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, ये 10। ये आपका राइट आंसर कितना आ रहा है इधर 10 days। राइट आंसर विल बी सी। ये फॉर्मूला आपको बहुत छोटा सा फॉर्मूला है सीपीएम का, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही था। अब ये इसका हिंदी में भी है वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, in ordinary residential and public buildings the DPC डैम प्रूफ कोर्स इज जनरली प्रोवाइडेड एट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। डैम प्रूफ जो DPC प्रोवाइड करते हैं वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो हेयर राइट आंसर विल बी 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, प्लिंथ लेवल। जो डैम प्रूफ कोर्स है जनरली प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ लेवल पे। किस लिए करते हैं, टू रिड्यूस सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। तो हम प्लेन लेवल पे इसको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन्स वेयर रेन फॉल इज मर्ज एंड टेम्परेचर इज हाई। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन में रेनफॉल जब कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है, तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ, फ्लैट रूफ, सेल्फ रूफ, नन ऑफ दी अबव। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। इसके लिए हम लोग फ्लैट रूफ का यूज़ करते हैं। जब हमारी रेनफॉल क्या होती कम होती है तो फ्लैट रूफ उसके लिए सुटेबल होता है। यहाँ पे जो वेयर रेनफॉल इज लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है आपका कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द साइज ऑफ एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुटेबल फॉर RCC कंस्ट्रक्शन वर्क इज अबाउट। तो यहाँ पे क्या है इसका 5 to 20 mm, 3 to 5 mm, 1 to 3 mm, 0.5 to 1.0 mm। तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 5 mm to 20 mm यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या आता है, साइज ऑफ एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुटेबल फॉर RCC कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 5 से 20 mm तक की एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, श्रिंकेज इन सीमेंट कॉन्क्रीट में बी रिड्यूस्ड बाई प्रॉपर क्यूरिंग, एडिंग लाइम मिनिमम वाटर, एडिंग मोर एग्रीगेट, एडिंग माइल्ड स्टील बार। तो यहाँ पे जो श्रिंकेज होता है सीमेंट में उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, बाई प्रॉपर क्यूरिंग। तो हेयर राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर
ये आपका हो जाएगा ए। प्रॉपर क्यूरिंग, जो प्रॉपर तराई करते हैं उससे हम लोग श्रिंकेज को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है कंक्रीट का वो उसको मेंटेन करता है, जो कि टेम्परेचर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड रिसेस्ड पॉइंटिंग, वेदर पॉइंटिंग, वी पॉइंटिंग, टक पॉइंटिंग। तो टाइप ऑफ पॉइंटिंग जो हम लोग वी शेप में यूज करते हैं आउटसाइड द वॉल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर पॉइंटिंग है। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। अब यहाँ पे पूछा सेटिंग टाइम से पहले हम कौन सा टेस्ट सीमेंट में करना चाहिए। तो आपने अपने अगर कॉलेज में भी कभी टेस्ट परफॉर्म किए होंगे तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सीमेंट की कंसिस्टेंसी निकालते हैं। तो राइट यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। उसको हम लोग किससे करते हैं, वीकेट ऑपरेटर से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जिसको हम लोग कितनी होती है 0.85 P, इतना इसमें वाटर ऐड करते हैं और फिर हम उसकी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 44। द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ मैक्सिमम फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, उसमें जीरो फ्लोट। तो है राइट आंसर विल बी सी। क्रिटिकल एक्टिविटी होती क्या है, जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट टास्क में, ये स्टार्ट और फिनिश टाइम इंश्योर करता है किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें जो फ्लोट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होना चाहिए, बहुत ही कम माइन्यूट सा होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ज़ीरो यहाँ पे आंसर नहीं होता तो आप यहाँ पे मिनिमम फ्लोट आंसर मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। The technique for establishing and maintaining priorities among various jobs of a project is known as event flow scheduling, critical flow scheduling, slotting time scheduling, and last option is short interval scheduling. तो है राइट आंसर विल बी क्रिटिकल फ्लो scheduling। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी। 45 का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस दैन। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए, ये आपकी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की 10.5 न्यूटन पर mm², सेकेंड क्लास की आपकी होती है 7 न्यूटन पर mm² एंड थर्ड क्लास की होती है 3.5 न्यूटन पर mm²। तो शुड नॉट बी लेस दैन, राइट आंसर विल बी सी। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए पूछा है और ऑप्शन में आपका थर्ड क्लास ब्रिक के लिए भी दे रखा है और सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए भी दे रखा है कि इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस दैन। ये कुछ भी नहीं होता है, तो राइट आंसर विल बी सी। तो गाइज यहाँ पे हमने 46 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए हैं। चलिए हम देखते हैं हम लोग 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन। पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ वुड वर्क, आयरन वर्क, बोथ वुड एंड आयरन वर्क, नन ऑफ दी अबव। तो गाइज आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग लेड बेस पेंट यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग आयरन के काम के लिए तो नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उससे रिएक्ट करने लगता है। तो ये जो पेंट सूटेबल होता है वो आपका होता है वुड वर्क के लिए। जब भी लेड बेस पेंट यूज़ करेंगे तो हम आयरन वर्क के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ए, वुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पॉइंटिंग द मेजनरी इज रेक्ड आउट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 से 20 mm, 3 से 5 mm, 5 to 10 mm, 20 to 40 mm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 48 का, वो आपका हो जाएगा ए। जो पॉइंटिंग करते हैं मेजनरी वर्क में रेक्ड आउट कितनी डेप्थ में करते हैं उसको निकालते हैं, 15 से 20 mm की डेप्थ हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ अलॉन्ग द पैनल ओनली, ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, टेंडेंसी टू स्प्लिट इन अ प्लेन ऑफ पैनल, टेंडेंसी टू बेंड इजली। तो गाइस प्लाईवुड की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, सभी डायरेक्ट इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है और सभी इसकी स्ट्रेंथ मेनली सभी डायरेक्शन में अच्छी होती है, सेम होती है, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है सभी डायरेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी डी, ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं
In air conditioned building, a door has to serve both purposes of opening and closing, and most suitable type of door is swinging door, sliding door, rolling shutter door, revolving door. तो यहाँ जो एयर कंडीशंस बिल्डिंग होती है, जो बड़ी एयर कंडीशंस बिल्डिंग होती हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या बिग एयर कंडीशन बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिवॉल्विंग डोर. तो है राइट आंसर विल बी डी, क्योंकि ये क्या दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए. तो गाइज ये टोटल हमने अभी यहाँ पे 1 to 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे के क्वेश्चन 51 से. तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.